आपकी प्रॉपर्टी का गरीब विधवा को मिले, आम जो पसमानदा मुस्लिम है उसको फायदा मिले, अनाथ बच्चों को मिले। मुझे लगता है कि निश्चित तौर से उन लोगों का इम्तिहान होगा जो मुसलमान के वोट लेकर के राजनीति करते हैं, चाहे वो टीडीपी हो चाहे वो जनता दल यू हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। वो दिन आने ही वाला है जब संसद में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट सभी के सामने आ जाएगी। कल देश की संसद में जेपीसी के अध्यक्ष, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल इस रिपोर्ट को पेश करेंगे। अब लाजमी है कि इस दौरान विपक्ष हंगामे के पूरे मूड में होगा। वहीं बेदा कुलकर्णी और गुलाम अली इस रिपोर्ट को राज्यसभा में पेश करेंगे और इस रिपोर्ट में विधेयक के कई पहलुओं पर विचार और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। अब इस रिपोर्ट को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पेश किया जाएगा। रिपोर्ट में उन सभी सबूत को शामिल किया जाएगा जो संयुक्त समिति के सामने पेश किए गए थे दोनों पक्षों की तरफ से। वहीं एक दिन पहले जेपीसी मेंबर और कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कमेटी पर गंभीर आरोप लगाए। इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जान लीजिए। बड़ी खबर, कल संसद में पेश होगी जेपीसी रिपोर्ट। वक्फ पर जेपीसी की रिपोर्ट, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट कल संसद में पेश होगी। तो बड़ा दिन है कल। लोकसभा में जगदंबिका पाल रिपोर्ट को पेश करेंगे। समिति ने बृहस्पतिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी थी। गुरुवार को रिपोर्ट सौंप दी थी ओम बिरला को। दोनों पक्षों की तरफ से जो सबूत दिए गए, जो बातें रखी गई, दलील रखी गई, उनको इस रिपोर्ट में रखा गया है। बहुत से लोगों के मन में सवाल चल रहा है, क्या वक्फ इतिहास हो जाएगा? देखिए, 30 जनवरी को रिपोर्ट सौंपी गई थी किसको? ओम बिरला को। जगदंबिका पाल देखिए वो रिपोर्ट सौंप रहे हैं। कल का दिन बेहद खास होने वाला है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कितनी बैठकों के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया गया था। तो आप यहां पर देखिए कितनी बैठकें हुई, 38 बैठकें हुई थी। अब कितने घंटे ये मीटिंग चली जहां पर दोनों पक्ष थे, तो आप देखिए 111 घंटे। क्या शानदार आंकड़ा है, 111। बैठक में कौन कौन था? तो देखिए 250 अधिकारी इसमें शामिल थे, मुस्लिम स्कॉलर इसमें शामिल थे, रिटायर्ड जज जिनको विधि विधान की सबकी जानकारी है वो भी इसमें शामिल थे। कितने पन्नों की रिपोर्ट है जो जगदंबिका पाल ने ओम बिरला को सौंपी है? तो यहां पर देखिए 655 पन्नों की रिपोर्ट है जो तैयार की है। और कितने संशोधन हुए हैं? 14 क्लोज में 25 संशोधन हुए हैं। अब यह भी देखिए कि जेपीसी सदस्यों की वोटिंग में कितने पक्ष में और कितने विरोध में पड़े। तो यहां पर आप देखिए पक्ष में 16 वोट पड़े हैं और विरोध में, मतलब संशोधन ना हो, तो विरोध में 11। पूरे 44 जो हमारे क्लाजेस थे उस 44 में उनका संशोधन था। मैंने एक एक क्लाज पे उनका सबका नाम पढ़ा। मैंने पूछा कि आप अपने अमेंडमेंट्स को मूव कर रहे हैं कि नहीं। उन्होंने कहा हम अमेंडमेंट्स को मूव कर रहे हैं। तो जब अमेंडमेंट्स को उन्होंने मूव किया तो इससे डेमोक्रेटिक ढंग से कोई चीज़ें हो नहीं सकती। अब अगर हमने अमेंडमेंट मूव किया और उसके अगेंस्ट 16 लोग वोट दे रहे हैं और उनके अमेंडमेंट्स के फेवर में केवल 10 दे रहे हैं, तो फिर क्या डेमोक्रेसी में 10 वाले अमेंडमेंट्स को स्वीकार कर लिया जाएगा? स्वाभाविक है कि चाहे पार्लियामेंट हो या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, कोई भी अमेंडमेंट्स हो, वो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिस पे उन्होंने सहमति भी व्यक्त किया। देखिए हम और आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वक्फ बोर्ड एक्ट और केंद्र सरकार के प्लान के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। वक्फ बोर्ड एक्ट में क्या है? तो देखिए वक्फ एक्ट से वक्फ संपत्तियों का रखरखाव, वक्फ मतलब जो संपत्ति दान की गई, हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन, संपत्तियों का प्रबंधन करता है वक्फ बोर्ड। ये है मोदी सरकार का प्लान। क्या है? वक्फ एक्ट में 40 संशोधन का प्रस्ताव है। ये मोदी सरकार का प्लान है। अब देखिए वक्फ मतलब जो संपत्ति दान की गई। अब मोदी सरकार का प्लान क्या है कि वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाया जाए, जहां पर मनमानी की जाती है कई जगह पर। हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन,
ये वक्फ बोर्ड एक्ट में, तो वहीं मोदी सरकार का प्लान कि संपत्ति वक्फ के नियमों में पारदर्शिता हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पारदर्शिता रखी जाए। संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड करता है। संपत्ति वक्फ होने से पहले उसकी जांच जरूरी है कि वो वाकई हकीकत में वक्फ लायक है कि नहीं। वक्फ बोर्ड का उद्देश्य धार्मिक, चैरिटेबल ये भी है। अब वक्फ बोर्ड एक्ट में बेहद मजबूत कानून, वक्फ संपत्ति हर जिले में रजिस्टर्ड हो, ये भी इसका मोदी सरकार का प्लान है। वक्फ बोर्ड एक्ट में बेहद मजबूत कानून की यहां पर बात की गई है, लेकिन मोदी सरकार का प्लान भी यहां पर है कि वक्फ बोर्ड के राजस्व की जांच हो। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं। विवाद होने पर सरकार दखल नहीं दे सकती, वक्फ बोर्ड एक्ट में ऐसा है। अब वक्फ बोर्ड में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की बात भी की जा रही है कि भाई महिलाओं की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, आधी आबादी है। मैं बता रहा हूं मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम भारत को 1980 और 1990 के दहे में लेकर जाएंगे। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। अगर आप मुल्क को विकसित भारत नहीं बनाना चाहते, अगर आप मुल्क को 1980 और 90 के दहे में लेकर जाना चाहते हैं, तो फिर आपको फैसला करना पड़ेगा। सोशल इंस्टेबिलिटी इस देश में पैदा हो जाएगी। अगर कल को आकर बोलेगा ये शिवा रेड्डी पेट की मस्जिद को मैं तोड़ दूंगा, तो क्या का नौजवान चूड़ियां पहन के बैठ जाएगा? अज़दुद्दीन ओवैसी चूड़ियां बैठे और ये इसी तरह की बातें करते। खैर, अब आपको वक्फ की संपत्तियों के बारे में भी हम बता देते हैं और विस्तार से बता देते हैं। तो देखिए, देश भर में ये आंकड़ा देखिए, यहां पर 8,70,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास। रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे अधिक जमीन है वो वक्फ बोर्ड के पास है। 9.4 लाख एकड़ में वक्फ की जमीन फैली हुई है। लगभग 45 देशों के क्षेत्रफल से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास में है। वक्फ प्रॉपर्टी की अनुमानित कीमत कितनी है तो देखिए, यहां पर 1,20,000 करोड़, 1,20,000 करोड़। यूपी में वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा संपत्ति है, यह कहा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। यूपी में 2,14,707 संपत्तियां हैं जिस पर वक्फ अपना दावा करता है। पश्चिम बंगाल में वक्फ की कितनी है? 80,480 प्रॉपर्टी है, जो वक्फ कहता है कि भाई ये तो हमारी मिल्कियत है। तमिलनाडु में वक्फ की 60,223 संपत्तियां हैं जिन पर वो दावा ठोकते आए हैं। देखिए, ये खेल तो संख्या का है। लोकतंत्र के अंदर संख्या की वैल्यू होती है, लेकिन संसदीय परंपराएं और देश की परंपराएं कुछ हैं, उन परंपराओं का ह्रास हो रहा है। फिर तो ये हो गया जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप किसी की भी भैंस हाँक लेंगे, आपके पास ताकत है तो आप किसी को भी निकाल दो, उसके घर से निकाल दो। आप तो ताकत का मुजाहिरा हो रहा है ना, तो सिर्फ ताकत से चल रहा है काम। ये आज बहुत दुखद दिन है। जगदेव मेघापाल जी का नाम भी इतिहास में दर्ज होगा। आज ये मुसलमानों पर हमला है, कल ये दूसरे लोगों पर भी होगा। और ये देश के अंदर जो माहौल पैदा करना चाह रहे हैं नफरत का, नफरत से देश नहीं चलेगा। देश तो मोहब्बत से ही चल सकता है। संख्या बल के आधार पे आप पूरे के पूरे एक कम्युनिटी को साइड लाइन करने की बात कर रहे हो। सारी प्रॉपर्टी आप कब्जा लोगे। Jagadambika Pal is the greatest blacklister of the democracy. He is a man who has destroyed the democracy. सब कुछ खत्म कर दिया। और नीतीश कुमार आज उसको सपोर्ट किया, और चंद्रबाबू नायडू they have supported the bill. चिराग पासवान। हम लोग जानते हैं नीतीश कुमार आज के बाद वेंटिलेशन में चला जाएगा पॉलिटिकली। तो कुछ हम लोग को कुछ सुजोग, कोई सुविधा नहीं दिया, कुछ नहीं बोलने दिया। हम लोग कुछ नहीं बोलने दिया। यू विल नॉट बिलीव दैट वी आर नॉट अलाउड टू स्पीक ए सिंगल वर्ड। शिवानी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिवानी, ओम बिरला को तो कॉपी सौंप दी गई है, लेकिन अब कल संसद में भी पेश की जाएगी जेपीसी की तरफ से जो रिपोर्ट है वक्फ पर। कैसी राजनीति हो रही है, किस तरह की चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं?
देखिए, साफ तौर पर लगातार हमने देखा कि अलग अलग मीटिंग्स का जो दौर चला उसमें किस तरीके से विपक्षी नेताओं द्वारा लगातार इसका विरोध किया गया और कई बार इस मीटिंग के बीच में से लोग उठकर चले गए, जिसकी वजह से और सिलसिलेवार मीटिंग्स का सिलसिला चला। लेकिन फिलहाल ये बात तो साफ है कि जो इसकी फाइनल रिपोर्ट है वो ओम बिरला के हाथों में मौजूद है। और इसी के अलावा मैं आपको बता दूं कि ओम बिरला के हाथों में ये रिपोर्ट 30 जनवरी को सौंपी गई थी, जबकि 29 जनवरी को आपको बता दें कि इसकी जो रफ कॉपी थी वो भी प्रस्तुत की गई थी और उसी के खिलाफत में विपक्ष के नेताओं द्वारा भी इसके ऊपर आपत्ति जताते हुए एक पत्र जारी किया गया। साफ तौर पर इसका विरोध जो है वो लोकसभा सदन के अंदर आने से पहले ही शुरू कर दिया गया है विपक्ष द्वारा। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सोमवार को 3 फरवरी को ये लोकसभा में सदन के पटल पर रखा जाएगा तो किस तरीके से विपक्ष के नेताओं द्वारा इस पर आपत्तियों का जताना शुरू होगा और वो सिलसिला एक बार फिर से राजनीतिक उपद्रव जो है वो सदन के पटल पर लाकर छोड़ेगा। देखना यह है कि इस 25 ने संशोधनों के अंदर से किन संशोधनों पर फिर भी कुछ तरीके की मंजूरी विपक्ष दिखाता है या नहीं, या एक तरफा इसका पूरा का पूरा विरोध करते हुए नजर आएगा। जिस तरीके से आप बता रहे थे कि 111 मीटिंग का सिलसिला चला, घंटों मीटिंग चली है, 25 नए संशोधन जो है वो किए गए हैं। और खास बात इस रिपोर्ट की यह भी रहने वाली है कि संशोधन के समक्ष में जितनी भी नई तस्वीरें सामने आई हैं, जितने भी नई इंफॉर्मेशन सामने आए हैं, जो समिति द्वारा पूरी तरीके से गठित होने के बाद इसकी जांच की गई है, उन सभी सबूतों को भी इस पूरी कमेटी द्वारा इस रिपोर्ट के अंदर संलग्न किया गया है। तो साफ तौर पर सबूत के साथ जो समिति गठित की गई थी वो पेश करेगी कि आखिर वो 25 नए संशोधनों को किन आधारों पर लाना चाहती है और इस बिल के अंदर उन्होंने आखिर इन 25 नए संशोधनों को क्यों शामिल किया है। हालांकि विपक्ष जो है वो इन 25 के 25 संशोधनों का विरोध नहीं करता, ऐसा उनका कहना है। उनका कहना है कि इसमें कई और बदलाव होने चाहिए, एक तरफा बदलाव दिखाई दे रहे हैं उन्हें समिति में। हालांकि यह भी एक खास बात आप देख सकते हैं कि जो समिति के अंदर ही मौजूद विपक्षी नेता हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, मीटिंग नहीं कर रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें बात करने नहीं दी गई है। जबकि संयुक्त समिति का कहना है कि हर एक मेंबर की बात को भी विश्लेषण के तौर पर इस पूरी रिपोर्ट के अंदर शामिल किया गया है। शामिल तो किया गया है, लेकिन शिवानी, हमने सभी ने देखा कि कितना हंगामा हुआ था जब ये बैठकें चल रही थी, जमकर हंगामा किया गया था। विपक्ष के नेता तो कह रहे थे कि हमारी बातें तो कोई सुन ही नहीं रहा है, तो आगे भी इस पर हंगामा होगा, ये लाजमी है। शुक्रिया शिवानी फिलहाल आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ।